नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं, चक्रव्यूह का वक्त हो गया है। शुरू करते हैं आज का शो। पहले वो 4 कहानियां जिन पे आपने वोटिंग की। नासिक के बाबा भोंदू खरात ने भुजंग आसन से किससे किससे डराया। इस खबर को 16% लोगों ने देखना चाहे। आगे और विस्तार से बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में एनआईए टीम ग्राउंड पर है। मालदा के मुजरिमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस खबर का अपडेट क्या है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि 21% लोग इस खबर के बारे में जानना चाहते हैं। तीसरी खबर जो पोलिंग के लिए थी, पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच किस तरह टीम ट्रंप एक के बाद एक आउट हो रही है। इस खबर को 22% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर डिटेल में ईरान वॉर का एक अपडेट देंगे, कैसे अमेरिका ट्रंप पिछड़ते जा रहे हैं। और जो कहानी आज सबसे अधिक वोट पाकर नंबर 1 बनकर आई है, वो है आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह की कहानी। राजनीति में राघव चड्ढा पर अरविंद केजरीवाल ने क्यों अब नकेल कस दी है। इस खबर को 41% वोट मिले हैं और दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कैसा चक्रव्यूह घेरा गया है राघव चड्ढा के आसपास। और यही हमारी आज की कवर स्टोरी है। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जो डर गया समझो मर गया। किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज्यादा दिन। कोई भी समझदार राजनेता आप पार्टी में अपना भविष्य नहीं देखता है। विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए। शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिभा से आप पार्टी कुछ परेशानी के हालात में था। ऐसा क्या हो गया, क्यों डर गए हैं, क्यों मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं वो? अरविंद केजरीवाल की जो हमने अब तक की प्रकृति देखी है, सामूहिक या संगठित गिरोह चलाना पसंद करते हैं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसी बुलंद आवाज के साथ अपनी चुप्पी आज तोड़ी। आम आदमी पार्टी ने कल राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था। इसके बाद आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह वीडियो संदेश जारी किया। कैप्शन में उन्होंने लिखा, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। दरअसल 2 मिनट 18 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल को सीधी चुनौती दी है। वीडियो में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी का कई बार नाम लिया और उनके खिलाफ एक्शन को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सामने आया, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता फौरन एक्टिव होकर राघव चड्ढा पर सवालों के बाउंसर फेंकने लगे और वो ये भूल गए कि आम आदमी पार्टी के आज भी वही राज्यसभा के मेंबर हैं। लेकिन कैसे अंदरूनी कला सामने आई है, देखिए जरा। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? मिस्टर सौरभ की बात में दम तो है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं राघव चड्ढा। गैस की किल्लत है, लाइनें लगी हुई हैं। इतना आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन गैस पर एक लाइन नहीं बोले, इस किल्लत पर एक लाइन नहीं बोले, जो कि विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी में इस तूफान की आहट कई दिनों से थी। सियासी गलियारों में खूब इसकी चर्चा भी हुई। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल ने राघव चड्ढा को खामोश क्यों कर दिया। दोनों के बीच भरोसे की डोर आखिर टूट कैसे गई,
क्योंकि राघव चड्ढा को कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी और भरोसेमंद सिपाहियों में माना जाता था। राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी अनबन की पूरी कहानी क्या है, यह आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कैसे राघव चड्ढा पर अपने साथी पर वार किया है, ये सुनिए। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा वर्सेस ऑल की जंग चल रही है। आम आदमी पार्टी का हर नेता राघव चड्ढा से एक ही सवाल पूछ रहा है, आपने समोसे चाय के मुद्दे तो उठाए, मोदी सरकार से कड़े सवाल क्यों नहीं पूछे? संसद में सवाल पूछने से डरते क्यों? ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, जिनमें राघव चड्ढा की छवि बिल्कुल अलग है। वो संसद से लेकर सोशल मीडिया तक छाए रहते हैं। राघव को आप और हम सियासी पहचान छोड़कर कुछ वक्त के लिए ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय के रूप में भी देख चुके हैं। ये तस्वीरें आपको याद होगी, दिखाई थी हमने चक्रव्यूह में। 10 मिनट डिलीवरी का जुल्म का मुद्दा उन्होंने संसद में उठाया था। ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी के गिग वर्कर्स के साथ भी राघव चाय पीते नजर आए थे, उनकी समस्याओं को सामने लेकर आए थे। उनका मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की एक तस्वीर भी पिछले ही दिनों काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो सिर्फ 10 रुपए में चाय पीते दिखाई दिए। इसकी मुहिम भी उन्होंने ही चलाई थी, संसद में इस मामले को उठाया था। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में गिग वर्कर्स की समस्या उठाई, एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मामला उठाया, टोल प्लाजा पर लूट की बात को उठाई, मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना रखने पर मोबाइल के बैंक चार्जिंग की बात उठाई, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, 28 दिन के मोबाइल रिचार्ज प्लान का मुद्दा उठाया और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ जैसे कई ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे आम आदमी से कनेक्ट करते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं। लेकिन एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो पार्टी आला कमान की मर्जी से उठाया या पार्टी आला कमान के उठाए मुद्दों के साथ वो खड़े दिखाई दिए। राघव चड्ढा ने एक वीडियो में इन क्लिप्स को शेयर करते हुए पार्टी के उन नेताओं को जवाब दिया जो उन पर अब सवाल उठाते हैं। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है, उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं, उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम। ये जितने मुद्दे आपने सुने जो राघव ने संसद में उठाए, इन सबको खूब वायरल किया गया। खूब वायरल हुए क्लिप सबने जरूर देखे होंगे, आपके मोबाइल फोन में भी आए होंगे। दरअसल ये ऐसे मुद्दे जो निश्चित तौर पर आम आदमी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी को पसंद आते हैं,
जिनका आम आदमी को फायदा भी हुआ। लेकिन आम आदमी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी को इसमें सियासी फायदा कहीं नजर नहीं आया। हालांकि राघव चड्ढा ने लंबे समय से पार्टी से कुछ हद तक दूरियां बना ली थी। यहां तक कि शराब घोटाले में जब केजरीवाल जेल गए उस वक्त वो ब्रिटेन में थे, यानी राघव चड्ढा। केजरीवाल के बरी होने पर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, वो भी पार्टी को पसंद नहीं आया था। तो क्या राघव चड्ढा केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय लंदन में आंखों की सर्जरी के लिए जो गए थे वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, क्या इससे दूरियां बढ़ी थी? शराब घोटाले में फंसने के बाद केजरीवाल की रिहाई हो गई, अदालत से वो बरी हुए, लेकिन जश्न में उनकी अनुपस्थिति दिखाई दी, राघव चड्ढा की चुप्पी दिखाई दी। क्या वो एक खाई बनी? क्या राघव चड्ढा सरकार से सवाल की बजाय रोजमर्रा के मुद्दों को ज्यादा उठाने लगे थे जो पार्टी लाइन के मुताबिक नहीं थे और पार्टी के मुद्दे वो नहीं उठा रहे थे? या फिर राघव चड्ढा की बढ़ती लोकप्रियता और संसद में आक्रामक प्रदर्शन ने केजरीवाल के सामने ही सियासी चुनौती एक तरीके की पैदा कर दी थी? ऐसा तो नहीं था कि वो केजरीवाल से अधिक आम जनता में लोकप्रिय हो रहे थे। ऐसे कई सवाल हैं जो राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच सिर्फ टब्बल की वजह बने। वैसे कहा भी जाता है कि सियासत में दोस्ती, वफादारी या करीबी नाम की कोई चीज नहीं होती, बस टाइमिंग होती है, सिग्नल होते हैं और शब्दों का खेल होता है। और जब शब्द बदलते हैं तो रिश्तों की दिशा और दशा भी बदलती है और विरोधियों को बोलने का मौका भी मिलता है। किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज़्यादा दिन। वहाँ पर खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली वही लोग वहाँ पे रह सकते हैं, वही लोग वहाँ पर बचे हैं। इसके अलावा किसी के अंदर अगर जरा भी आत्मा है, सत्य है, तो वो ज़्यादा दिन वहाँ पे टिकना असंभव है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप खुद सोचिए, राघव चड्ढा ने अपने जो मेंटर्स थे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के साथ ऐसा किया, वो पार्टी में लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने, राघव चड्ढा ने उनको डिच करके एक तरफ से उनको भूलकर केजरीवाल का साथ दिया, बल्कि उनके खिलाफ बातें भी की पार्टी के अंदर ताकि केजरीवाल जी खुश हों। तो व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। सियासत में यही होता है, आज का दरिया कल का सैलाब बन सकता है या फिर सूख भी सकता है। राघव चड्ढा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो आप में रहकर ही लड़ेंगे या सियासत की कोई अलग राह चुनेंगे? क्योंकि पार्टी ने उनको डिप्टी लीडर के पद से हटाया है, पार्टी से निकाला नहीं है। हालांकि राघव चाहेंगे कि पार्टी उन पर कार्रवाई करे और पार्टी से निकाल दे, ऐसे में उनकी सदस्यता बनी रहेगी। राघव 2022 में आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद बने थे। उनका कार्यकाल 2028 तक का है, लेकिन अभी पंजाब से सांसद अशोक मित्तल ही हैं जिनको राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की आवाज बुलंद करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आम आदमी पार्टी जो है हमारी एक बहुत ही डेमोक्रेटिकली चलने वाली पार्टी है, संस्था है, और हमारी पार्टी का ये यत्न रहता है कि पार्टी के हर नेता को, हर सांसद को, हर विधायक को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि वो उससे सीख भी सकें और जनता की आवाज़ हर तरीके से बुलंद कर सकें। दरअसल देश में एसआईआर का मामला भी बड़ा मामला है। दिल्ली के चुनाव हुए थे, उसमें एसआईआर का मुद्दा उठा। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए अपनी नई दिल्ली सीट पे। एसआईआर के मामले को लेकर, बिहार को लेकर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए। एसआईआर पर अब विपक्ष बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसको भी सवाल खड़े कर रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एसआईआर के मामले पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक पिटीशन साइन हुई महाभियोग लाने की। तमाम सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए और राघव चड्ढा ने हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। संजय सिंह के साइन है और तमाम लोगों के साइन है विपक्ष के। और यहीं से असली चीज समझ में आई सबको कि राघव चड्ढा तो क्या सरकार के साथ चले गए हैं, क्या सरकार के नुमाइंदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कदम के बाद ये दूरियां बढ़ गई और हालत ये हुई कि कल चिट्ठी लिखकर देनी पड़ी राज्यसभा सेक्रेटरीट को कि भाई ये हमारे डिप्टी लीडर नहीं है और आम आदमी पार्टी के कोटे वाला समय राघव चड्ढा को ना दिया जाए। अब आगे राघव के पाले में गए थे, उनको तय करना है कि वो कहाँ रहेंगे। असंबद्ध होकर जैसे स्वाति मालीवाल हैं वैसे ही सदन में बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे और बीजेपी या किसी और पार्टी की राह चुनेंगे। ये अब राघव को तय करना है। खैर बढ़ते आगे आज की अगली कहानी की ओर।
बंगाल का मालदा, जहां कभी आम की मिठास की बात होती थी, मैंगो यानी आम, आज वहीं से सियासत की सबसे कड़वी कहानी निकलकर सामने आई है। मालदा का बंधक प्लान क्या बदलने वाला है? बंगाल चुनाव का रुझान, ये सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है। मुस्लिम वोट पर कब्जे की लड़ाई अब कैसे मालदा फ्रंट पर शिफ्ट हो गई है। एआईएमआईएम और आईएसएफ नेताओं की गिरफ्तारी और ममता बनर्जी के सीआईडी वाले एक्शन के बाद मालदा बंगाल के चुनावी दंगल का टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया है। इस कथित मास्टरमाइंड का एक वीडियो भी, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे बवाल का, वो आजकल एक वीडियो वायरल है, जो कि इस बवाल की बड़ी वजह माना जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही कि उनकी सीआईडी ने इस मास्टरमाइंड को पकड़ा है। मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला बहुत गर्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने पूरे केस की जांच, आपको याद होगा कल बताई थी कि सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन बाद में इस मामले को एनआईए को सीधे तौर पर सौंप दिया है। बंगाल पहुंचकर एनआईए ने प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी है। एनआईए में आईजी सोनिया सिंह की अगुवाई में एक टीम मालदा के असली मुजरिमों को एक्सपोज करने में जुटी है। अब तक 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो कुछ भीड़भाड़ ने हंगामा किया था उस पूरे मामले में, इस 35 लोगों में फुरफुरा शरीफ वाली पार्टी आईएसएफ के साथ साथ एआईएमआईएम का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। एआईएमआईएम नेता मुफक्करुल इस्लाम का नाम इस बंधक कांड के मुख्य आरोपी के तौर पर अब सामने आया है, जो इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। मुफक्करुल इस्लाम का ये वीडियो उस वक्त का है जब उसे बागडोर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। मुफक्करुल इस्लाम पेशे से वकील है, कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। बताया जा रहा है कि वो भागने की फिराक में था, इसीलिए एयरपोर्ट पर था। लेकिन मालदा बवाल के 48 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से धर दबोचा। मुफक्करुल इस्लाम पर आरोप है कि उसने ही कलियाचक में एसआईआर के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को उकसाया, भड़काया। 2021 के विधानसभा चुनाव में ये व्यक्ति यानी मुफक्करुल इस्लाम, एआईएमआईएम ने इसको अपना उम्मीदवार बनाया था। एआईएमआईएम के टिकट पर ये उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। पिछले चुनाव में इसको हार मिल गई थी। इस वक्त इसका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आने के बाद एआईएमआईएम पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने क्या सफाई दी है, वो भी आप सुन लीजिए। इस्लाम साहब 2021 में हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। वो एमएलए का इलेक्शन लड़े थे इटाहर उत्तर दिनाजपुर से। उसके बाद जब मुझे सदारत मिली, ऐसा साहब ने सदारत दी मुझे, 2025 में पार्टी प्रेसिडेंट बनाया वेस्ट बंगाल का, तो वो गुस्सा के मिले तो उन्होंने उसे सवाल भी किया कि आप एक्टिव रहे। बोले मैं अपने कारोबार बिजी हूँ कि वो देश के दूसरे राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में सब जगह जाकर अपने वो कोर्ट केसेस देखते हैं। वो बिजी थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं बिजी हूँ, तो मैंने वो कुछ बोला नहीं। तो ये हमारी पार्टी में थे पहले, वो रिज़ाइन भी नहीं किए, हम लोगों ने निकाला नहीं, बट वो पार्टी में एक्टिव नहीं किए। आपने पूरा मामला समझ लिया। मालदा में जो कुछ चल रहा है बीते 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ है। दरअसल ये है क्या कहानी, इस मैप के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। मालदा के कालियाचक को बहुत करीब से जानते हैं। इस इलाके का ये इलाका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। कालियाचक है कहाँ? ये देखिए, ये गंगा नदी बह रही है, इस तरफ बांग्लादेश है और ये भारत का हिस्सा है। भारत में भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा है और पश्चिम बंगाल में ये जो टिप है आपको इलाका दिख रही है मालदा, ये मालदा है, इसमें एक कालियाचक का इलाका है। तो कालियाचक से जो सीमा है या जो गंगा है, जहाँ तक बॉर्डर है, ये बहुत दूर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पास दिखाई देता है। मालदा ज़िले में आता है। 172 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है, बांग्लादेश से जुड़ता है। कालियाचक के अलग अलग हिस्सों से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी लगभग 10 से 25 किलोमीटर के बीच की है। कालियाचक के सामने बांग्लादेश में चपाई नवाबगंज का जिला आता है। ये जो इलाका है चपाई नवाबगंज का इलाका आता है, जो राजशाही डिवीज़न में पड़ता है। बीच में गंगा नदी दोनों मुल्कों के बीच सीमा बनाती है, जिससे इलाका रिवराइन बॉर्डर बन जाता है। और गंगा नदी के रास्ते घुसपैठ की घटनाएं यहाँ पर अक्सर होती हैं और यहाँ से लोगों की भी तस्करी होती है, जानवरों की भी होती है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इलाका इसीलिए इसको कहा जाता है। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में घुसपैठिए वोटर बन चुके हैं, जिनका एसआईआर के जरिए सफाई की गई है और वोटर लिस्ट से नाम कटने का तनाव चुनाव से पहले चरम पर अब दिखने लगा है। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये बात है नासिक के उस भोंदू बाबा की, जो लोगों को भुजंग आसन दिखाकर करोड़ों की वसूली करता था। रेप के आरोप में गिरफ्तार भोंदू बाबा के नाम से वायरल अशोक खरात के बारे में सुनकर पूरा देश पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहा है, परेशान है कि आखिरकार एक व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों को कैसे बुद्धू बना रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था। मराठी में भोंदू का मतलब कोई कम दिमाग का या सीधा साधा या इस तरह का शब्द नहीं है। मराठी में भोंदू का मतलब होता है पाखंडी, कपटी,
धोखेबाज। ये व्यक्ति वो था, इसीलिए उसको भोदू बाबा कह रहे हैं। अब इस फर्जी बाबा के केस में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस वाले हैरान हैं। इस बार जांच में सामने आया कि अशोक खरात के पास एक 20 फीट लंबा आर्टिफिशियल नकली सांप था जो रिमोट से चलता था। अशोक खरात इस सांप का इस्तेमाल अपनी कथित अलौकिक शक्तियों का विश्वास दिलाने के लिए करता था। कई लोगों को आरोप है कि अशोक खरात इस सांप को नाग देवता बताकर डराता था और पूजा करवाने के नाम पर मोटे पैसे ऐंठता था। अब पूरा मामला समझते हैं। क्या है ये सांप का मामला? अशोक खरात के नकली सांप को लेकर बहुत से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अशोक खरात के भक्तों को असली और नकली सांप में फर्क नजर न आए। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि नकली सांप का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल कल 2 अप्रैल को अशोक खरात के खिलाफ पुणे के बड़ों कारोबारी ने एक शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। इसमें आरोप लगा कि विदेश में बिजनेस सफल कराने के लिए अशोक खरात अवतार पूजा करवाता था। इस दौरान अशोक नकली सांप दिखाकर नाग देवता की पूजा करवाता था। अशोक खरात ने कारोबारी से यह भी कहा कि पारस शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे 21 देशों की यात्रा करनी होगी। अगर ये यात्रा नहीं की गई तो नाग देवता नाराज होकर डस सकते हैं। इस मृत्यु के भय से कारण से कारोबारी ने अशोक खरात को कई देशों में अपने साथ घुमाया और यात्रा का पूरा खर्चा उठाया। इस पूरे मामले में कारोबारी ने फर्जी बाबा अशोक खरात पर 5 करोड़ रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया है। पहले परिवार बचाने के नाम पर महिलाओं के साथ रेप का खुलासा और अब नकली सांप से डराकर करोड़ों की वसूली। नाग पूजा के नाम पर इस भोंदू बाबा ने ऐसा खेल रचा कि लोगों की जेब साफ कर दी। खुद को गॉडमैन बताने वाले नासिक के अशोक खरात के इन खुलासों को सुनकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नकली सांप से असली वसूली कर ली जाए? क्योंकि नकली और असली सांप में फर्क दिखने लगता है। इस सवाल के जवाब में पीड़ितों का कहना है कि अशोक खरात नकली सांप का इस्तेमाल अंधेरे में करता था, जिसमें पीड़ितों को पता नहीं चल पाता था कि सांप असली है या फिर नकली। इस दौरान अशोक खरात बड़ी चालाकी से हाथ में रिमोट लेकर सांप में हलचल करवाता था ताकि नकली सांप के असली होने का भ्रम बना रहे। इतना ही नहीं, लोगों को डराने के लिए अशोक खरात सांप के नाराज होने और डसने तक की धमकी देता था, जिससे लोग नकली सांप को असली नाग देवता समझकर मुंह मांगी कीमत दे देते थे। विदेश यात्रा करने के लिए अशोक खरात ने पुणे के कारोबारी को यह झांसा भी दिया था कि उसे अवतार पूजा के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से ऊर्जा बटोरनी होगी। इसके लिए उसे म्यांमार, ग्रीनलैंड और अमेरिका तक की यात्राएं करवाई गई। अब सोशल मीडिया पर अशोक खरात की विदेश यात्राओं की कई तस्वीरें वायरल हो गई, जिसमें वो इन यात्राओं का आनंद लेते हुए दिखाई देता है। इन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि एक नकली सांप ने दुनिया की सैर करवा दी है। अशोक खरात की इस फर्जी अवतार पूजा पर लोगों को इसलिए भी भरोसा होता चला गया क्योंकि इसके यहाँ बड़े बड़े वीआईपी और सेलिब्रिटीज पूजा करने के लिए आते थे। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है, इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब दिखाई दे रहे हैं, जो अशोक खरात के एक आश्रम में पूजा करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर पुरानी है। इसमें काले रंग की जैकेट पहने हुए अशोक खरात भी खड़ा दिखाई देता है। अशोक खरात लोगों से यह दावा करता था कि उसके यहाँ पूजा करने से बड़े बड़े की लोगों की किस्मत चमक गई है। बहुत से लोग इस झांसे में आ भी जाते थे और इस भोंदू बाबा का शिकार बन जाया करते थे। अशोक खरात के चक्कर में महाराष्ट्र के कई नेताओं पर संकट के बादल भी मंडराए हैं। इसमें एक नाम है एनसीपी की महिला नेता रूपाली चाकणकर का। कुछ दिनों पहले रूपाली को महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन अब उनसे एनसीपी की महिला शाखा के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा ले लिया गया है। ये रूपाली के लिए दूसरा बड़ा झटका है इस मामले में। दरअसल अशोक खरात से करीबी रिश्तों के आरोप से विपक्ष लगातार हमले कर रहा था। ऐसे में पार्टी की छवि बचाने के लिए रूपाली चाकणकर को इस्तीफे देने पड़े। एक पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब बुरा समय आता है तो बुद्धि गलत दिशा में काम करने लगती है। अशोक खरात केस में भी यही हुआ है। एक 10वीं फेल फर्जी बाबा के झांसे में कई पढ़ी लिखी महिलाएं आई, कई पुरुष भी आए, जिन्होंने अशोक खरात पर महिलाओं ने रेप के आरोप लगाए, यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। अशोक खरात के खिलाफ ठगी और रेप से जुड़े 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। 58 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप्स अब तक सामने आई हैं।
अब तक 100 से ज्यादा महिलाओं ने एसआईटी से फोन पर अशोक खरात के खिलाफ शिकायत की है। आरोप है कि अशोक खरात शुद्धिकरण और तांत्रिक उपायों के नाम पर महिलाओं को फंसाता था। इसमें वो पहला शिकार उन महिलाओं को बनाता था जो पति की बीमारी, पारिवारिक विवाद या संतान की चाह रखने के लिए उसके चक्कर काटती थी। अशोक खरात केस में एक बड़ी खबर और सामने आई है। नासिक पुलिस ने अशोक खरात के खिलाफ ठगी की एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। अशोक के खिलाफ अब 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें 8 एफआईआर रेप और 3 एफआईआर ठगी और 1 एफआईआर दूसरे मामले में दर्ज हुई। पिछले 10-12 साल में अशोक खरात ने करीब 1500 करोड़ रुपए का बेनामी साम्राज्य भी खड़ा कर लिया है। इसीलिए अब एसआईटी खरात की काली कमाई की जांच कर रही है। इसमें पुलिस ने अहिल्या नगर की एक ग्रामीण बैंक समता पंथ संस्था, जिसकी ये नेता थे, मुखिया थे, इसका नाम यही था, समता पंथ संस्था के करीब 100 खातों पर रोक लगा दी है। ये खाते अशोक खरात से सीधे तौर पर जुड़े पाए गए हैं। साल 2021 से अब तक करीब 60 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए। इनमें से ज्यादातर खातों में नॉमिनी के रूप में अशोक खरात का नाम सामने आया है। पुलिस को इस बात का शक है कि अशोक खरात खातों के जरिए ब्लैकमेलिंग की रकम लिया करता था। इस पूरे केस से यह भी समझना चाहिए कि आपके दुख, परेशानी और संकट का इलाज किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। अगर आप परिस्थिति से परेशान होने के बजाय मन स्थिति पर काम करेंगे तो हर समस्या का सामना डटकर कर सकते हैं, वरना अशोक खरात जैसे लोग तो मौके का फायदा उठाते ही हैं। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। बात पश्चिम एशिया में जारी जंग की, जिसके आज 35 दिन पूरे हो गए हैं और इन सबके बीच एक के बाद एक टीम ट्रंप के विकेट भी चटकते जा रहे हैं। टीम ट्रंप ऑल आउट, इस खबर पर डिटेल देंगे, लेकिन पहले आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। बड़ी खबर वॉर जोन से इस वक्त आ रही है। खबरों के मुताबिक ईरान की सेना ने एक अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया है। अमेरिकी पायलट ईरान की सेना के कब्जे में है। तस्नीम न्यूज का दावा है कि सुबह IRGC ने F-15E अमेरिकी एक फाइटर जेट को तबाह किया था, गिरा दिया था, जिसका पायलट इजेक्ट हो गया था। घायल पायलट अब ईरानी सीमा से जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। अगर तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट सही साबित होती है तो इस युद्ध की बीते 35 दिनों की अब तक की सबसे बड़ी खबर होगी। कारण है, वियतनाम युद्ध को छोड़कर अब तक किसी भी युद्ध में अमेरिका के किसी भी पायलट को बंदी नहीं बनाया जा सका है। अगर ईरान ने ऐसा कर दिखाया तो अमेरिका की हाई टेक हथियारों की जो क्षमता है उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा कर दिया है कि उसके किसी भी विमान को ईरान गिराने में कामयाब आज नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर है, ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या अब अपने तख्ता पलट से बचने की कोशिश में लग गए हैं? क्या इस खौफ में अब वो अपनी ही टीम से बारी बारी से छटनी करने में लग गए हैं? क्या ट्रंप अपनी उस कोर टीम को खुद खत्म कर रहे हैं जिसे उन्होंने एक वक्त में खुद चुना था? पहले अमेरिकी काउंटर टेररिज्म चीफ जो कैंट, फिर अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और अब चर्चा है कि FBI डायरेक्टर कैश पटेल और अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड की भी बारी आने वाली है। इतना ही नहीं, पेंटागन में तो हड़कंप मच गया है। सीधे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप अपनी ही बनाई कोर टीम से पल्ला झाड़ने में क्यों लग गए हैं? क्यों अपने ही चुने लोगों से वो तंग आ गए हैं? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल है या फिर ट्रंप की मनमानियों से उनकी टीम तंग आ चुकी है और वह प्रेसिडेंट के आदेश नहीं मान रही है, बागी हो गई है? ट्रंप को अपने खतरनाक युद्ध प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जी हजूरी करने वाले लोग चाहिए और ये लोग जी हजूरी नहीं कर रहे थे। ओवल ऑफिस में ट्रंप के सेकंड टर्म का भी साल भर ही हुआ है, लेकिन ट्रंप के फैसलों ने वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में सुनामी ला दी है। कल तक जो ट्रंप के सबसे वफादार सिपाही माने जाते थे, आज वो लिस्ट से बाहर हैं। अमेरिकी काउंटर टेररिज्म चीफ जो कैंट के इस्तीफे के बाद अब अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खबर है कि काश पटेल और तुलसी गबार्ड, जिन्हें ट्रंप का राइट हैंड माना जाता था, उनके पदों पर भी संकट है। सबसे ताजा मामला अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी का है।
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बॉन्डी को हटाने का काम ट्रंप के ईरान युद्ध पर प्राइम टाइम टीवी स्पीच से ठीक पहले हुआ। बॉन्डी इस फैसले से बहुत परेशान और नाखुश थीं और उन्होंने ट्रंप को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत हटा दिया गया। ये वही पैम बॉन्डी हैं जिनकी नियुक्ति के दौरान ट्रंप ने कहा था कि पैम अमेरिका की सबसे बेहतर अटॉर्नी जनरल साबित होंगी। सबसे बड़ा धमाका हुआ है पेंटागन में। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को जबरन रिटायर कर दिया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। सेना के टॉप जनरल्स को हटाना इस बात का संकेत है कि ट्रंप प्रशासन सेना की पूरी संरचना को रीवायर करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेगसेथ उन जनरल्स को निशाना बना रहे हैं जिन्हें वो पुराने ढर्रे का मानते हैं। ट्रंप को एक ऐसी सेना चाहिए जो उनके आदेश पर बिना किसी हिचकिचाहट के काम करे, न कि जो कैंट सरीके, जिन्होंने 17 मार्च को ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन के रवैये से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। और अब ईरान में जमीनी सैनिक भेजने के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है ट्रंप का ये सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, यह आने वाले तूफान की आहट है। जो कैंट गए, आर्मी चीफ हटाए गए और अब काश पटेल और तुलसी गाबार्ड पर नजर है। व्हाइट हाउस अब एक वॉर रूम में तब्दील हो चुका है। सवाल है कि क्या ट्रंप अपनी कोर टीम को बदलकर दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और अब समझिए ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप के कोर टीम में खलबली आखिरकार क्यों मची हुई है। पहला बड़ा नाम है जो कैंट का। 17 मार्च को इस्तीफे की चिट्ठी को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ का यह पद वो छोड़ देते हैं। जो कैंट का आरोप है कि अमेरिका को खाड़ी युद्ध में इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव की वजह से घसीटा गया। कैंट ने अपने इस्तीफे में यहां तक लिखा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को गलत जानकारी देकर इस युद्ध के लिए उकसाया गया, राजी किया गया, जो ट्रंप ही के अमेरिका फर्स्ट विजन के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा बड़ा नाम है पैम बॉन्डी का। पैम अमेरिका के अटॉर्नी जनरल सबसे बड़े सरकारी वकील थी और 1 अप्रैल को ट्रंप ने पैम को भी हटा दिया, अभी 2 दिन पहले। 2 बड़ी वजह इसकी बताई गई। बड़ा कारण रहा एप्स्टीन फाइल से जुड़ी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने का पैम का तरीका। बॉन्डी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इन फाइलों को सार्वजनिक करने में देरी की या उनमें हेरफेर कर दी। ट्रंप प्रशासन के भीतर यह भी चर्चा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे जिन्हें वे अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन बॉन्डी इन लोगों के खिलाफ तेजी से मुकदमे चलाने में नाकाम हो रही थी। 2 और बड़े नाम है जिनकी अब तक कुर्सी तो बची हुई है, लेकिन कब जा सकती है यह नहीं कहा जा सकता। पहला नाम है तुलसी गाबार्ड का। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ हैं। हमेशा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दखल का इन्होंने विरोध किया। ट्रंप को डर है कि तुलसी अपनी खुफिया रिपोर्ट्स को ईरान युद्ध के खिलाफ बतौर सबूत पेश कर सकती हैं। FBI की डायरेक्टर है कैश पटेल, इनका नाम आपने खूब सुना होगा। यह भी अब ट्रंप के रडार पर है। कैश पटेल मिलिट्री इंटेलिजेंस को बिना ठोस वजह से युद्ध में झोंकने के पक्ष में नहीं थे। ट्रंप चाहते कि खुफिया एजेंसियां उनके विरोधियों के खिलाफ और अधिक आक्रामक हों। सूत्रों के मुताबिक कैश पटेल ने FBI के भीतर कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाने से मना कर दिया जो सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध यानी पॉलिटिकल वेंडेटा की श्रेणी में आते हैं। 35 दिनों ने घनघोर युद्ध लगातार वहां पर जारी है। 35 दिनों से बीच जंग में कोई सेनापति मैदान नहीं छोड़ता है, लेकिन यहां तो ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने ही सेना प्रमुख को बदल दिया है। यानी आप अपने देश के जनरल को बदल दें। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को जबरन बीच युद्ध में रिटायर कर दिया। जनरल जॉर्ज को बाइडेन प्रशासन के दौरान नियुक्त किया गया था। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन उन्हें अपनी नई आक्रामक सैन्य रणनीति के लिए अनुकूल नहीं मान रहा था, इसीलिए इनको बीच में ही रिटायर कर दिया गया। अब अपनी कोर टीम को प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरीके से ट्रीट करते हैं उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। व्हाइट हाउस में आयोजित ईस्टर लंच के मौके पर क्या दिखा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान डील को लेकर कहा कि अगर ईरान से समझौता नहीं होता है तो वो उपराष्ट्रपति JD वेंस को दोषी ठहराएंगे और अगर ये डील हो जाती है तो उसका पूरा क्रेडिट खुद लेंगे। इधर वॉशिंगटन में ट्रंप अपने कोर टीम को ताश के पत्ते की तरह फेंट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया से एक बड़ी एक और खबर सामने आई है। ईरान के करज आइलैंड जो है वहां पे अमेरिका इजराइल का बड़ा हमले में एक बड़ा पुल B1 पूरी तरीके से तबाह हो गया है। B1 को पश्चिम एशिया का सबसे ऊंचा पुल कहा जाता है। 136 मीटर ऊंचे पुल को बनाने में 3800 करोड़ रुपए लगे थे। ट्रंप के अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर पुल के तबाह होने का वीडियो खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया है।
यही वो पोस्ट है जिसे ट्रंप ने शेयर किया, आप देख सकते हैं, उसमें तस्वीर भी है। इधर ईरान ने पश्चिमी एशिया के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें अब तबाह करने की धमकी दे दी है। इससे पहले बीती रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की 90वीं खेप दागी, जिसके बाद तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में कई मिसाइल बीती रात को गिरे हैं। तस्वीरें खौफनाक हैं। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों के आसमान में बीती रात अचानक आसमान से शोले बरसने लगे। ईरान ने अपने मिसाइल की 90वीं खेप क्या दागी, कई इजरायली शहरों में सायरन बज उठे। ये वो तस्वीरें हैं जब ईरान के फतह और खैबर मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस शील्ड को चीरते हुए सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी। दुनिया का सबसे अभेद सुरक्षा कवच आयरन डोम और एरो 3 को चकमा देते हुए ईरानी मिसाइलें सीधे टारगेट पर गिर रही थीं। हाहाकार सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी दिखा। हर ओर जलती हुई इमारतें दिख रही थीं। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी F-35 को मार गिराया है। IRGC के दावे के मुताबिक ये लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी उसे निशाना बनाकर गिराया गया। बताया गया कि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। ईरानी सेना ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी ऑपरेशन का दुस्साहस किया तो ईरान की जमीन पर उनका एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। अब इस पूरे लड़ाई की जड़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भी है। उस पर अब चीन का रिएक्शन सामने आया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका इजराइल की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट की ये स्थिति आज बनी हुई है। चीन ने साफ कहा कि युद्ध से पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था वो सैन्य कार्रवाई की वजह से अब बाधित हो गया है। चीन ने इंटरनेशनल शिप रूट को सुरक्षित रखने के लिए सभी पक्षों से काम करने की अपील भी की है। और इस युद्ध की वजह से कच्चा तेल महंगा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार चेंज हो रही हैं, बढ़ते जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। हम आपको दक्षिण एशिया यानी भारत और भारत के पड़ोस में जो दाम है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और हमने डॉलर में भी कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको एक करेंसी समझ में आए। भारत में मुंबई में ये दाम अगर $1 12 है तो पाकिस्तान में ये $1.15 है, नेपाल में $1.36 है, श्रीलंका में $1.45 है, बांग्लादेश में भारत से भी कम है, $1 से भी इनफैक्ट कम है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो इस लड़ाई की वजह से बढ़े हैं और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या स्थिति है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। पहला व्यू पुष्प का है राघव चड्ढा के मामले पर। आजकल कोई भी नेता हार नहीं सकता क्योंकि राजनीतिक बाजार हाथों हाथ लेने को तैयार बैठा है। अगला पब्लिक व्यू ट्रंप पर है। अविनाश पांडे लिखते हैं, थक चुकी जंग, टूटता धैर्य, ट्रंप अब टीम नहीं ताश के पत्तों की तरह साथियों को फेंट रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक है या हार की आहट है। अगला पब्लिक व्यू बंगाल पे है। भूपेश मिश्रा लिखते हैं, मालदा पूछ रहा है मुजरिम कौन, भीड़ का गुस्सा, सियासत की चाल या सिस्टम की खामोशी, जवाब अभी भी अधूरा है। अगला पब्लिक व्यू एक और राघव चड्ढा की कंट्रोवर्सी पर है। जागेश कौरव हैं, लिखते हैं, संसद की इस हार्ड पिच पर खुलकर खेल रहे राघव चड्ढा को केजरीवाल ने उस गुगली बॉल पर बोल्ड कर दिया जिसे वो गुड लेंथ समझ रहे थे। आईपीएल का सीजन है, आईपीएल के अंदाज में लिख रहे हैं। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।